हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। यूटी आने वाले हैं, है ना। बहुत से बच्चों में अभी कन्फ्यूजन है कि कैसे सिलेबस पूरा करें, कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। अभी तक तो 11th का पेपर देखा ही नहीं है। चलो, बहुत मज़ा आएगा। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करते चलो। अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है 10th के बाद, है ना। तो इसमें थोड़ा सा झटका लगेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। झटके को सहन करने की आप में ताकत होनी चाहिए। क्वेश्चंस जैसे 10th में आते थे वैसे नहीं आएंगे, ठीक है। थोड़े से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर्स अलग होंगे। तो भैया, अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाया, कोई बात नहीं बेटा। आगे मिड टर्म भी आने हैं, फिर नवंबर में भी एग्ज़ाम है, फिर जनवरी में एग्ज़ाम है, बहुत एग्ज़ाम देने हैं। अभी आप 10th के बाद आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छे से अपनी तैयारी करते चलो, ठीक है। और ये चैनल भैया बोर्ड्स के लिए है। जो भी भाई बहन आपके बोर्ड्स में हैं, ठीक है, जिसकी भी आपको थोड़ी सी फ़िक्र है, या हमारी अगर आपको थोड़ी सी फ़िक्र है कि हम आपको अच्छे लेक्चर्स दे रहे हैं, तो प्लीज़ ये चैनल भी उन बच्चों को शेयर कर दो, ठीक है, जो कोर्स नहीं परचेज़ करते, जो साइंस और मैथ्स में वीक हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी मैथ्स और साइंस, ठीक है, कंप्लीट कराई जाएगी। ये चैनल आपके चैनल से सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे अब 10th के लेक्चर चल रहे हैं। चलो, आज हमारा है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, बेसिक मैथ्स। बहुत से बच्चों को इंतज़ार था, सर बेसिक मैथ्स कब शुरू होगा। फिज़िक्स 11th, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार चीज़ लगी है ना फिज़िक्स की 11th। अच्छा, मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको 11th की फ़िज़िक्स किन किन बच्चों को अच्छी लगी, किन्हें ठीक ठाक। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, ठीक है। मेरे को कमेंट करके बताओ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1, बेसिक मैथमेटिक्स में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखो, मैथ्स में आप पढ़ोगे डिटेल में डिफरेंशिएशन क्या होती है, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। 12th में जाके ज़्यादा आ जाएगी। तो और घबराना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। धीरे धीरे समझना, मन में ये डाउट मत रखना सर ऐसा क्यों होता है। ओवर द कोर्स आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। ओवर द कोर्स आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। चलो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहली चीज़ कि भैया कांस्टेंट क्या होते हैं। हम्म? अच्छा, इसमें मैं एक बात और कह देता हूँ आपको। पेन पेपर छोड़ देना, नज़रें बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए, ठीक है। समझने में ध्यान देना, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज़ कांस्टेंट, ठीक है भाई, बताओ। कांस्टेंट क्या होता है। देखो, कांस्टेंट कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती। द वैल्यू विच डज नॉट चेंज, वैल्यू विच डज नॉट चेंज, जो हमारी चेंज होती ही नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं चेंज होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या है सर, जितने भी आपके मैथमेटिकल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऑन। भैया, 2 की वैल्यू आप इंडिया में अपने घर पे चेक कर लो, यूएस में किसी और के घर चेक कर लो, है ना, इस पूरी की पूरी अर्थ पे कहीं पे भी ले जाओ, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, है ना। किसी भी टाइम जोन में ले जाओ, किसी भी हेमिस्फेयर में ले जाओ, आप नॉर्थ पोल पे चले जाओ, आप साउथ पोल पे चले जाओ, भैया 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। बचपन से पाई यूज़ करते आ रहे हो, क्या यूज़ करते आ रहे हो, पाई का यूज़ करते आ रहे हो। कभी वैल्यू चेंज हुई इसकी, है भैया। ऐसा हुआ 6th क्लास में पाई की वैल्यू कुछ और थी, 7th क्लास में चेंज हो गई, 8th में चेंज हो गई। जैसे अभी फिजिक्स चेंज होती जा रही है आपकी, है ना, साइंस चेंज होती जा रही है, क्या पाई की वैल्यू चेंज हुई, नहीं हुई। ऐसे ही हमने पिछले चैप्टर में एक कांस्टेंट देखा था, जी। जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू फिक्स है, ठीक है। 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर
पर केजी स्क्वायर, वैल्यू फिक्स है। अच्छा सर, अब आपको ये वैल्यू याद है, क्या हमें भी याद होनी चाहिए? बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻−34। क्या वैल्यू याद होनी चाहिए? होनी चाहिए जी। ये क्या है? कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। चलो, दूसरी टर्म वेरिएबल। दूसरी टर्म क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है भाई? वेरिएबल क्या होता है भैया? जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, दोज वैल्यूज विच वेरीज। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जो वेरी करती हैं आर कॉल्ड वेरिएबल। जैसे आपका फेवरेट एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जितने क्वेश्चन करते हैं सर हर बार अलग आती है ना? एक टिकता ही नहीं है एक्स, वाई, जेड, ये आपने कितने पढ़े हैं ऐसे, है ना? एक्स वाई जेड मैथ्स में कितनी वैल्यू निकाली है, कितने सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं, क्या हर क्वेश्चन में वैल्यू सेम आई? हर क्वेश्चन में वैल्यू सेम आई? नहीं आई सर, एक भी क्वेश्चन में वैल्यू सेम नहीं आती, है ना? कभी कभी हो गया गलती से वैल्यू सेम आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं। तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, मैथ्स में आपका जो चैप्टर है सेट्स वो ख़त्म होने वाला है ना? उसके एक दो लेक्चर और आएंगे, वहाँ पे भी फिर बेसिक मैथ्स स्टार्ट होगा। फिजिक्स का बेसिक मैथ्स और मैथ्स का जो बेसिक मैथ्स है उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिजिक्स में हम वो मैथ्स पढ़ेंगे और सिर्फ उतना पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में जितना हमें फिजिक्स को सोल्व करने के लिए चाहिए। क्लास 11th क्लास 12th की फिजिक्स को सोल्व करने के लिए जितना मैथ हमें चाहिए उतना हम यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ेंगे। आपको फिजिक्स के अंदर मैथ्स में होशियार नहीं होना, आपको फिजिक्स के अंदर मैथ उतना पढ़ना है जिससे आपकी फिजिक्स सोल्व हो जाए। ठीक है, फिजिक्स में हमें फिजिक्स को सोल्व करने के लिए जितने मैथ की ज़रूरत है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैथ्स में भी बेसिक मैथ्स वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ होगी कि वहाँ पे कुछ और पढ़ा रहे हो, वहाँ पे कुछ और। दोनों की सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, चलो, एक नेक्स्ट टर्म आती है, एक फंक्शन। नेक्स्ट एक टर्म आती है फंक्शन। फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, कैसे? मतलब पढ़ा नहीं हुआ, देखा हुआ है। कैसे? जैसे आपने ऐसे पढ़ा हुआ देखा था 10th क्लास में मैथ्स में, x² + x - 2, ऐसी एक इक्वेशन लिखी होती थी। इसका मतलब क्या है? देर इज़ अ फंक्शन विच इज डिपेंड्स ऑन द एक्स, एक्स पे ये फंक्शन क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो देखी है ना, ये जो एफ लगता है आगे, ये किसका साइन होता है? ये फंक्शन का साइन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रीड कैसे किया जाता है? एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स। एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे अगर आपको एफ ऑफ 1 निकालना है ना, तो आप क्या करते थे? एक्स की जगह पे 1 रखा है तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह पे क्या रख देते थे? 1 रख देते थे। ऐसे ही होता था। चलो, बहुत बढ़िया, ये किसी को देखा हुआ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन होता क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी हुई है, अब इनको समझो। देखो, फंक्शन में कुछ ना कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ ना कुछ क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई ये हमारे क्या हैं? वेरिएबल है। अब जब हम इन दो वेरिएबल को रिलेट करते हैं, ठीक है, जब हम इन दो वेरिएबल को रिलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? फंक्शन मिलता है। तो हमें क्या मिलता है? फंक्शन मिलता है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो भाई, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर।
x इज इक्वल टू टेन थीटा। ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, है ना। थीटा नहीं, ऐसे लिखते हैं y है ना, तो टेन वाई। अब यहाँ पे ये क्या कर दिया हमने, रिलेट कर दिया। रिलेट करने का मतलब क्या है बेटा, रिलेट करने का मतलब क्या है, हमने इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन डिफाइन करने का मतलब कि भैया अगर आप एक वाई की कुछ वैल्यू रखते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई को यहाँ पे टू पुट करता हूँ, तो इस रिलेशन के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से मेरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी। अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू टू पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू टू पुट करता हूँ, तो इस रिलेशन के हिसाब से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, फोर आएगी। आएगी ना। तो हमने इनको डिफाइन कर दिया, हमने इनके बीच में एक रिलेशन बना दिया, ठीक है। और अभी देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है। देखो जनरली ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, जनरली जो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है वो होता है बेटा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब बेटा जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है, आप इसकी वैल्यू कुछ मर्जी ले लो, ठीक है। और ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा जनरली आपका राइट हैंड साइड पे ही लिया जाता है, ठीक है। जनरली टेकन ऑन राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड पे जो लिखते हैं वो जनरली हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है, ठीक है। और ये फिर x क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों सर, भैया x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं y की वैल्यू टू पुट करूंगा, ठीक है, जैसे इस रिलेशन में अगर मैं y की वैल्यू टू पुट करूंगा तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आएगी, टू आएगी। मतलब y की वैल्यू से x की वैल्यू आ रही है ना, y की वैल्यू से क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है। क्लियर है। तो इसीलिए x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। समझ आई बात। तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन में ऐसे ही हमारे कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उनके बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है, व्हेन वी रिलेट टू और थ्री वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उनको क्या कर दो, रिलेट कर दो, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलता है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी रिलेट वेरिएबल्स वी गेट अ फंक्शन। तो हमें क्या मिलता है भाई, फंक्शन मिलता है। बताओ समझ आई, क्लियर है, समझ आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने ये भी पढ़े हुए हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया ही था, जैसे हमने एक इक्वेशन बनाई थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, फाइंड एफ ऑफ टू, फाइंड एफ ऑफ टू, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि देर इज अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन एक्स, ठीक है। दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स। ये जो फंक्शन है ये एक्स की वैल्यू पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फंक्शन का साइन एफ, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे ये डिपेंड कर रहा है। अब हमें निकालना है एफ ऑफ टू। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू निकालो जब तुम्हारी x की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकालो मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब हमारी x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम जब फंक्शन में 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 प्लस 2 माइनस 2, ये कितना आया, 4। ये कितना आया, 4। तो हमारे f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई, 4। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये फंक्शन में जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। बताओ, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे हम लेके चलते हैं। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे मैं f ऑफ x को क्या लिख रहा हूँ, y लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हमने y लिखा। सर y क्यों लिखा, अरे लिख लो, कुछ भी लिख लो, z लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली फंक्शन ये भी क्या है, अब ये क्या फंक्शन नहीं है, है? सर हमने f ऑफ x लिखा था तभी वो हमारा फंक्शन था, या अब ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये भी बेटा आपका फंक्शन ही है। क्यों, क्यों है सर ये फंक्शन, हमें कैसे पता चल रहा है सर ये फंक्शन है? अरे देखो ना, x भी क्या है, वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल को, दो वेरिएबल को आपने रिलेट कर रखा है। जब तुम दो वेरिएबल को रिलेट करते हो उसी को तो फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को तो फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने बढ़िया चीज़ क्या देखी, आपको जो नोट करने वाली बात है, यहाँ पे ये जो x जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा, x, ये कैसा वेरिएबल है बेटा, ये इंडिपेंडेंट है। ये कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है। और y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट है। y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अब अगर मैं y0 निकालता हूँ, y0 का मतलब, अब ये फंक्शन क्या कह रहा है कि y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। यहां से मुझे ये बात पता लगी ना, y डिपेंड्स ऑन x, y x पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे आपको एक y की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कैलकुलेट की। अब ये क्या मतलब है, y एट 0, इसको क्या बोलते हैं, y एट 0, मतलब y की वैल्यू जब आपका x क्या हो, 0 हो। सर अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि x 0 है, भैया फंक्शन ही किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, y की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, x पे तो डिपेंड कर रही है, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, कितना आया बेटा ये, -2। y की वैल्यू 1 पे निकालें तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2, कितना आ गया, ये 0 आ गया। y की वैल्यू 2 पे निकालें, 2 का स्क्वायर प्लस 2 -2। अभी आपको लग रहा है सर ये क्या सिखा रहे हो, है ना, ये कितना आएगा, 4 आएगा। y की वैल्यू 3 पे कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 3 -2, कितना आया, 10 आया, है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अच्छा ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, y की। ये किसकी वैल्यू आई है, y की। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है, बहुत बढ़िया टर्म है, जो आपका पूरे फिजिक्स में साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, आपके साथ इतनी लॉयल रहेगी ये टर्म, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ
रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज क्या होता है भैया? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से। देखो देखो देखो, मतलब देखो, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वाई है। तो भैया डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज कर रहा है? जब देखो, जब एक्स की वैल्यू जीरो थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जीरो थी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू वाई की कितनी आई? टू, -2। एक्स की वैल्यू वन आई, जीरो, टू पे फोर, थ्री पे 10। ऐसे ही हो रहा है ना? यहां पे आपने एक का चेंज किया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितने का चेंज हुआ? ठीक है, यहां पे फिर से आपने एक का चेंज किया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितने का चेंज हुआ? ये आपको कौन बता रहा है? रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब होता है कितनी तेजी से। ठीक है, देखो यहां पे एक का चेंज करने से कितने का चेंज आ रहा है? दो का चेंज आ रहा है। फिर यहां पे हमने एक का चेंज किया तो हमारा चार का चेंज आ रहा है। फिर हमने एक का चेंज किया, दो से तीन पे गए, कितने का चेंज हुआ? एक ही चेंज हुआ ना। तो यहां पे कितने का चेंज आ रहा है? सिक्स का चेंज आ रहा है। कैसे, कितनी रेट से y की वैल्यू चेंज हो रही है जब आप x की वैल्यू को चेंज कर रहे हो? बात समझ आई बच्चे? तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है हमारा? रेट ऑफ चेंज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज को लिखते कैसे हैं? रेट ऑफ चेंज को दो तरीके से लिखा जाता है बेटा। चलो एक मिनट एक मिनट, पहले मेरे को ये बताओ चेंज कैसे लिखते हैं? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज मान लेते हैं ये क्या है? ये y1, ये y2, तो ये क्या हो जाएगा? x1। फर्स्ट x की वैल्यू है ना, फिर हमने x2। इतना तो आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ पे चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1 ऐसे लिख सकते हैं भाई, है ना? ये x2 माइनस x1 कितने का चेंज आएगा? जीरो और वन में कितने का चेंज है? कैसे निकालोगे आप? वन माइनस जीरो करोगे, है ना? तो आपने क्या किया बेसिकली? x2 माइनस x1, -2 से जीरो का चेंज आया, कितने का चेंज आया? टू का चेंज आया। कैसे निकाला? जीरो माइनस -2, जीरो में से -2 को माइनस कर दिया आपने। क्लियर हुआ? क्लियर है बात? तो आई होप आपको समझ आ रही है कि वो हमने क्या लिखा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बच्चे? तो ये क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज? ये क्या है हमारा? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखा जाता है बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर हम लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? ये दोनों ही क्या है? रेट ऑफ चेंज है। मतलब ये दोनों ही क्या बताते हैं? चेंज को बताते हैं, कितना चेंज हो रहा है। ये कब हम यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ लार्जर चेंज, जब हम किसी बड़े चेंज की बात कर रहे हो।
लार्जर चेंज की जब हम बात करते हैं तो बेटा हम डेल्टा का साइन लगाते हैं। ये हम बात करते हैं जब हम बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहे हो, छोटे चेंज की बात कर रहे हो, स्मॉल चेंज के लिए डी का साइन लगता है। ठीक है, देखो वाई वाई एक्स एक्स दोनों अपनी जगह है, सिंबल चेंज हुए हैं, डेल्टा और डी। एक साइड डेल्टा है, एक साइड डी है। ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स या डी वाई बाय डी एक्स कब कौन सा यूज होगा सर? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं है ना? कहाँ पे चेंज ज़्यादा है, कहाँ पे चेंज कम है, स्मॉल और लार्जर की क्या डेफिनेशन होती है? जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको समझ आएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ। आपने नाइन्थ क्लास में फिजिक्स में स्पीड निकाली थी, है ना? वहाँ पे एक वर्ड आता था एवरेज स्पीड, और एक वर्ड आता था इंस्टेंटेनियस। एक वर्ड आता था एवरेज और एक वर्ड आता था इंस्टेंटेनियस, है ना? तो यहाँ पे जहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, वहां पे हम क्या निकालते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। वहां पे हम क्या निकालते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। जैसे देखो, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और एक ग्राफ हमारा ये रहा, ये वाई और ये एक्स, सेम ये वाई और ये एक्स। देखो, अब अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट हमने ये लिया ए, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया बी, ठीक है, एक पॉइंट हमने ए लिया और एक पॉइंट हमने क्या लिया? बी। देखो, एक्स एक्सिस पे जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये किसकी वैल्यू है? एक्स ए, और यहाँ पे बी पॉइंट पे इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वाई ए होगा, और यहाँ पे क्या होगा? वाई बी। तो यहाँ पे चेंज वाई क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? डिपेंडेंट है। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। चलो, अब यहाँ पे मैं जब रेट ऑफ चेंज निकालूंगा, रेट ऑफ चेंज क्या है भाई? कितना चेंज हुआ है? देखो, ये जो है वैल्यू, ये किसकी है वैल्यू? y2 माइनस वाई वन। और ये जो वैल्यू है, ये कौन सी है वैल्यू? x2 माइनस x1। हो सकता है किसी बच्चों ने ऐसा ग्राफ पहले सोल्व किया हो नाइन्थ में, किसी ने नहीं। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज आएगी। रेट ऑफ चेंज यही होता है ना, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज कितना आया है? अच्छा, टू की जगह हम यहाँ पे ए और बी यूज़ करते हैं, हमने ए और बी का यूज़ किया था। चलो, वाई बी माइनस वाई ए और एक्स बी माइनस एक्स ए, सेम हम यहाँ पे करते हैं, वाई बी माइनस वाई ए अपॉन एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक है, चेंज इन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही होती है हमारी रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। अब सेम दो पॉइंट, ठीक है, मैं दो पॉइंट में इस पे भी ले रहा हूँ, ए, ठीक है, और एक कलर चेंज करके लेते हैं बी, बहुत पास पास है, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्स बी, इसके लिए वाई की क्या वैल्यू आएगी? वाई बी, ठीक है, और यह हो गया आपका एक्स ए के लिए क्या वैल्यू आएगी?
वाई ए। तो अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकालूं, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकालें, तो यहाँ पे बहुत क्या है, स्मॉल चेंज है। ये जो वैल्यू है इतनी सी, ये वैल्यू क्या है आपकी, वाई बी माइनस वाई ए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है छोटी सी, ये क्या है आपकी, एक्स बी माइनस एक्स ए। तो वाई बी माइनस वाई ए अपॉन एक्स बी माइनस एक्स ए। क्लियर है ये चीज़? तो कब, अब मुझे कहाँ पे डेल्टा का साइन यूज़ करना है और कहाँ पे मुझे इसका साइन, डी का साइन यूज़ करना है। अब यहाँ पे लार्ज चेंज मुझे दिख रहा है, ले चेंज क्या है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है ना, आंखों से काफ़ी बड़ा बड़ा सा चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये मेरा क्या होगा बेटा, डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल एक्स, डेल्टा एक्स। और यहाँ पे जबकि मैं क्या लिखूँगा, डी वाई बाय डी एक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी वाई बाय डी एक्स। समझ आया? तो अगर लार्जर चेंज होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेल्टा का साइन यूज़ करते हैं। अगर स्मॉल चेंज होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, डी का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ज़्यादातर जो हमारा चलेगा ना, हम इसी में बात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स में। इसमें बात करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स में। अब देखो, अगर मैं ये लिख रहा हूँ डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, तो इसको रीड कैसे किया जाता है, इसका रीड कैसे किया जाता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू, आगे इस वर्ड को, ठीक है, मैं डब्ल्यू आर टी से लिखूंगा। ये कहीं पे भी लिखा हुआ है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू। फर्स्ट टाइम था तो आपके लिए पूरा लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू, किसके चेंज करने से। ये विद रिस्पेक्ट टू हमें बताता है हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वाई का जो चेंज आया वो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में का मतलब कि एक्स में जब हमने चेंज किया तो वाई में कितना चेंज आया। ठीक है, एक्स में हमने जब चेंज किया तो हमारा वाई में कितना चेंज आया। अगर मैं ऐसे लिखता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो कैसे लिखा जाता भैया, है क्या चीज ऊपर आती, जेड ऊपर आएगा, वाई ऊपर आएगा, वाई ऊपर आएगा, किस जिसमें चेंज हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां से मुझे दो चीजें पता चल जाती हैं कि वाई हमारा क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, जेड पे। जेड क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। जेड क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। वाई क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट। ये क्या कह रही है कि वाई में कितना चेंज आया जब हमने जेड में चेंज किया, तो कैसे लिखा जाएगा बेटा ये, डी वाई बाई डी जेड। कैसे लिखा जाएगा, डी वाई बाई डी जेड। अगर हम ऐसे लिखते, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स में कितना चेंज आया वाई में चेंज करने से। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये ना आगे आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को सोल्व कराने में हेल्प करेंगी। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक मैथ का मतलब है बहुत बेसिक। वाई में लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, बोलना भी सीखो, तीनों चीज़ें सीखनी है यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे और बोलेंगे कैसे, क्योंकि जब आप बोल पाओगे, पढ़ा हुआ जब आप सही से बोल पाओगे तभी आप सही से लिखोगे। तो वाई में चेंज करने से एक्स में कितना चेंज आया, है ना। तो एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट है, वाई क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है। इसको कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई। बताओ समझ आया, बताओ इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ लिखनी आई। ठीक है, अभी तक हम वहाँ पे नहीं पहुँचे डिफ्रेंशिएशन पे ना। डिफ्रेंशिएशन क्या होती है सर, डिफ्रेंशिएशन क्या होती है,
भाई डिफरेंशिएशन क्या होती है? जो ये आप dy बाई डी एक्स लिख रहे हो ना, इसको हमने तो फिजिक्स में तो क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैथ वालों ने क्या कहा, मैथ वालों ने इस वर्ड को, रेट ऑफ चेंज को क्या बोला मैथ में, भैया इसी को जो तुम रेट ऑफ चेंज बोल रहे हो, इसी को हमारे यहाँ तो क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। हमारे यहाँ तो क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होती है, आपकी रेट ऑफ चेंज को बताता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज को बताता है कि चेंज कैसे हो रहा है, चेंज की दर क्या है, ठीक है, चेंज कितना जल्दी हो रहा है, चेंज कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, आपकी रेट ऑफ चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बताओ ये चीज़ क्लियर है भाई, क्या ये चीज़ क्लियर है, रेट ऑफ चेंज क्या होती है ना, बहुत बड़ी सी टर्म लग रही थी। अभी सोल्व करना कैसे होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखो मैथ्स में और फिजिक्स में मायने थोड़े से बदल जाते हैं, ठीक है, फिजिक्स में और मैथ्स में मायने थोड़े से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिजिक्स में हमारे लिए जो भी हम सोल्व करेंगे उसका कोई ना कोई मतलब होगा, ठीक है, हमें वो एक कॉन्टेक्स्ट दे के जाएगी, क्लियर, हमें वो क्या दे के जाएगी, कॉन्टेक्स्ट दे के जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक साइड मैथ्स की बात करते हैं और एक साइड हम फिजिक्स की बात करते हैं। एक इक्वेशन उठाते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 4t+4, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो मैथ्स वाले इसको कैसे पढ़ रहे हैं, भैया x क्या है, एक फंक्शन है जो t पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिजिक्स वाले भी इसको कैसे पढ़ रहे हैं कि x एक फंक्शन है जो t पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे हमारे लिए फिजिक्स में ये जस्ट एक नंबर ना होगा, x यहाँ पे क्या होगी, किसी ना किसी पार्टिकल की पोजीशन होगी, किसी ना किसी पार्टिकल की पोजीशन होगी, और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टाइम पे पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है, इस टाइम पे पार्टिकल कौन सी पोजीशन पर है। तो देखो मैथ्स वालों के लिए ये क्या है भैया, टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। जैसे एट, अगर मैं टाइम की वैल्यू ज़ीरो डाल दूँ, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 4, जब टाइम की वैल्यू 1 है एक्स की वैल्यू क्या आई, 8, है ना। अगर ऐसे ही हम फिजिक्स में करें, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे एक्स की वैल्यू क्या आई, 4, टी इज इक्वल टू 1 पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 8। अब भैया मैथ्स वालों के लिए तो सिर्फ ये इतना ही है कि जब हमने एक टाइम में 1 सेकेंड का चेंज किया तो एक्स में कितने का चेंज आया, 4 का चेंज आया, ठीक है। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने का चेंज आ रहा है भाई, देख लो ना आप, 8 - 4/1 - 0 कितने का चेंज आया, 4। मैथ्स में इतना खत्म, ठीक है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना, क्योंकि एक्स डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे, कितना आया, 4। मैथ्स वालों के लिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब फिजिक्स में जब हम मैथ का यूज़ करेंगे, देखो कैसे, अब ये क्या है, एक्स क्या है, पोजीशन है, एक्स क्या है, पोजीशन है, हमारे लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा कि भैया जब t इज इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल जो है
वो कहाँ था, यहाँ पे खड़ा हुआ था x इज इक्वल टू 4 पे। जब t की वैल्यू 1 हुई, टाइम 1 सेकेंड हुआ, तो पार्टिकल कहाँ आ गया, 8 पे। मीन्स पार्टिकल की पोजीशन में चेंज हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ पे क्या हुई है बेटा, पोजीशन का चेंज आया है। और पोजीशन चेंज कैसे होगी, जब पार्टिकल ये चल रहा होगा। जब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके ही तो यहाँ पे पहुंचा होगा। भैया आपने एक बार देखा तो कोई चीज़ यहाँ पे खड़ी थी, हैं, आप यहाँ पे खड़े थे, जैसे ही पलक के झपकाई 1 सेकंड में ये यहाँ पे आई, तो भैया ये यहाँ से चल के ही तो गया होगा, है ना, चल के गया है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है, तो मीन्स यहाँ पे देर इज मोशन, देर इज मोशन। जो आपका चैप्टर है ना, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, हमें कैसे पता चलता है, देखो मैथ्स की मदद से ही हमें पता चल रहा है। देखो फिजिक्स, पहली चीज़, फिजिक्स की 2 रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, कैसे मुझे इसमें फिजिक्स अप्लाई करनी है। इतनी बात समझ आ गई, तो अब जब वो फिजिक्स अप्लाई करोगे, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स के बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैथ्स के बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैथ्स में तो हमारे लिए सिर्फ क्या था, ये नंबर बता रहा था, ये रेट ऑफ चेंज कितना आया, 4। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि भैया उसकी पोजीशन चेंज हुई है। अगर एक्स में चेंज आ रहा है, टाइम के चेंज करने से एक्स में चेंज आ रहा है, और एक्स क्या बता रहा है, पोजीशन है, तो भैया उसकी एक्चुअल में पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ पे मोशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन हुआ है। क्लियर है ये चीज़, बताओ समझ आई या नहीं आई, है ना। अब देखो मैं तुम्हें, अब सर इसका यूज़ कहाँ होगा, ये तो यहाँ पे पता चला कि मुझे मोशन है ना, यूज़ कहाँ होगा। 9th क्लास की कुछ डेफिनेशंस लिखता हूँ मैं, जो आपके चैप्टर में आगे मोशन इन 1D किसी ने कर लिया है, किसी के स्कूल वाले बहुत तेज हैं, है ना, उन्होंने करा भी दिया होगा। तो एक स्पीड, स्पीड पढ़ा है सबने, स्पीड क्या होता है, देखो फॉर्मूले पढ़ने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। 10th तक जो आप फॉर्मूले रटते आए हो ना, स्पीड का जस्ट फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूले तो याद होने ही होने चाहिए, साथ में उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी ध्यान देना। स्पीड की क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, या स्पीड की तो रेट ऑफ चेंज में नहीं पढ़ी होगी आपने, वेलोसिटी किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ा होगा आपने, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, हल्का हल्का किसी को याद आएगा, या अभी भी पढ़ लिया होगा, है ना। हमारा सिलेबस तो देखो स्कूल वालों से तो पीछे ही चलेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को हम लिख रहे हैं टी से। ठीक है, अब इसका जो हमने अभी मैथ पढ़ा उसमें कैसे यूज़ होगा, भैया अभी आपने एक चीज़ पढ़ी ना, क्या चीज़ पढ़ी सर, ये रेट ऑफ चेंज को तो क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। ये रेट ऑफ चेंज को तो क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। मीन्स ये क्या लिखी हुई है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी तुम्हारी कैसे आएगी, डिस्प्लेसमेंट की डिफ्रेंशिएशन कर दो सर टाइम के साथ। ठीक है, अब ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है ना, कहाँ से आ गया ये, वेलोसिटी को dx/dt लिख देते हैं। वेलोसिटी को अगर हम v से लिख रहे हैं, तो अभी मैंने लिखना सिखाया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे लिखेंगे, dx/dt। फॉर्मूला पढ़ा होगा अभी आपने, है ना, जिसने फर्स्ट चैप्टर स्कूल में या ट्यूशन पे किसी के हो गया होगा, उसने फॉर्मूला पढ़ा है ना, कहाँ से आ गया ये, समझ आई बात। और ऐसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है बेटा हमारा? डिफरेंशिएशन। मीन्स ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मतलब वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? कैसे लिखे जाएगा इस टर्म को? डी वी बाई डी टी। सर यही तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना? यही पढ़ा हुआ है ना, डी वी बाई डी टी। फर्स्ट चैप्टर अगर आपका हुआ होगा तो कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से तो आ रहे हैं। तो बेसिक मैथ ऐसे यूज होगा फिजिक्स में। समझ आई बात? तो अभी आज आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होती है। नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को सोल्व कैसे किया जाता है। अभी तो आपने ये समझा ना, है? अभी तो आपने ये समझा कि भैया डी वी बाई डी टी, अगर यहाँ पे वी की कुछ ना कुछ वैल्यू हुई, मान लो 2t², तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? डी अपॉन डी टी, वी की जगह क्या पुट करोगे? 2t²। अब ये सोल्व कैसे होगी? है? ये सोल्व कैसे करेंगे? अभी तो हमने जस्ट मीनिंग सीखा है, सोल्व करना तो थोड़ी सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे कि फॉर्मूले कैसे होते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन को सोल्व किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, और क्या पढ़ा आपने? डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसी के साथ आगे इसकी सिस्टर भी आएगी, इंटीग्रेशन, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया थैंक यू लेक्चर लगाने के लिए। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, देखो कहने का असर है कि 80% से 60% पे तो आ गए हो। ठीक है, 60% बच्चे अभी भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के जा रहे हैं, वॉच टाइम आ रहा है उनसे, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई फ्री का कंटेंट मिल रहा है, फ्री का ही बटन है, बटन दबाने के भी कोई पैसे नहीं लग रहे, दबाओ। और ये शेयर वाला बटन भी आई गेस फ्री ही है, नहीं है तो एक बार चेक कर लो, है ना? अगर पेमेंट आएगी, कहीं पे पेमेंट का पोर्टल ओपन हो जाए तो मत करना शेयर, अदरवाइज कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।